आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी रत्न सागर पब्लिकेशन की फोकस इंग्लिश बुक क्लास 8 की, जिसका चैप्टर नंबर 4 एन इंटरव्यू विद मिल्खा सिंह। ओके, इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे वर्ड फॉर वर्ड, लाइन बाय लाइन। ओके, सबसे पहले लिखा है दिस इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू है वॉज टेकन, ये लिया गया था इन 2019 में इंटरव्यू लिया गया था मिल्खा सिंह जी का। वी डेडिकेट इट एज अ ट्रिब्यूट टू मिल्खा सिंह द लेजेंड। ठीक है, ये जो बुक पब्लिश की जा रही है, बुक की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि हम क्या करते हैं, समर्पित करते हैं इसे, इस इंटरव्यू को एज अ ट्रिब्यूट मतलब एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करते हैं। किसे? मिल्खा सिंह को। द लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है एक बहुत महान इंसान। ठीक है, ग्रेट पर्सनैलिटी। ओके, पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है मिल्खा सिंह का लिया गया था, उसे एक चैप्टर के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते, क्या कुछ लिखा हुआ है। रीड दिस इंटरव्यू विद वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एथलेट्स। ओके, एथलीट्स का मतलब होता है, एथलीट मतलब होता है रनर, धावक। ओके, तो ये क्या है, ये इंटरव्यू को रीड करना है हमें, है ना। विद इंटरव्यू विद वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट, इंडिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स, जो रनर है, जो धावक है बेहतरीन, उनमें से एक जो है, उनका नाम क्या है? दी लेजेंडरी मतलब वेरी फेमस मिल्खा सिंह। इंडिया के सबसे बेहतरीन रनर में से जो एक है मिल्खा सिंह, उनके इस इंटरव्यू को हमें रीड करना है। रीड कीजिए। कंडक्टेड, ये जो इंटरव्यू था ये कंडक्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड है ना, लिया गया था एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली फॉर रत्न सागर। ये जो रत्न सागर बुक है, इसी बुक के लिए मात्र ये इंटरव्यू लिया गया था। किसके द्वारा? बाय मिस गोल्डी के द्वारा, गोल्डी मल्होत्रा जी के द्वारा लिया गया था। अ लीडिंग एजुकेशनिस्ट फ्रॉम दिल्ली की एक लीडिंग का मतलब है इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावशाली, है ना, एजुकेशनिस्ट है, शिक्षाविद है दिल्ली की, उनके द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते, क्या कुछ दिया गया है। वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग आइकन्स, इंडिया के जो महान खेल की दुनिया के जो सितारे हैं ना, उनमें से एक कौन है? मिल्खा सिंह। ठीक है, वो थे द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू हैव रीच्ड द फाइनल ऑफ एन ओलंपिक एथलेटिक इवेंट। देखो ध्यान से समझना इस लाइन को। वन ऑफ का मतलब है, यहाँ ऑफ का मतलब है सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। ऑफ यानी में से, वन यानी एक, किस में से एक? इंडिया के जो महानतम खेल के सितारे हैं ना, आइकन्स है ना, उनमें से एक कौन? मिल्खा सिंह वॉज थे। उनमें से मिल्खा सिंह क्या थे? द फर्स्ट, पहले इंसान थे। जो खेल की दुनिया के कई सारे जो सितारे फेमस लोग हैं, उनमें से एक थे मिल्खा सिंह, जो कि क्या थे? पहले इंडियन एथलीट थे, पहले इंडिया के, भारत के धावक थे। टू हैव रीच्ड, जो पहुंच चुके थे, कहां पर पहुंच गए थे? द फाइनल में पहुंचे थे ऑफ एन ओलंपिक एथलेटिक इवेंट, जो रनिंग का जो इवेंट होता है ना ओलंपिक में, उसके फाइनल में पहुंचे थे पहली बार। पहले इंसान है जो फाइनल में पहुंचे थे आज तक, है ना। ही वॉज प्लेस्ड फोर्थ, और उस ओलंपिक में उन्होंने कोई मेडल नहीं जीत पाए थे, क्योंकि इनकी रैंक क्या लगी थी? ही वॉज प्लेस्ड फोर्थ, इनका चौथा रैंक लगा था इन द 400 मीटर रेस एट दी 1960 ओलंपिक गेम्स इन रोम। 1960 में जो रोम में ओलंपिक गेम खेले गए थे 400 मीटर की रेस का, वहां पर इनका 4th रैंक लगा था बेटा। फर्स्ट रैंक लगता है तो गोल्ड मेडल मिलता है ना, सेकंड में सिल्वर मिलता है, थर्ड में ब्रॉन्ज मिलता है, लेकिन इनका 4th लगा था, इन्हें कोई मेडल नहीं मिला था। इस बात के लिए काफ़ी इन्हें बहुत पछतावा भी हुआ था, है ना। एट द 1958 एशियन गेम्स, और 1958 में जो एशियन गेम्स खेले गए थे ना, वहां पर मिल्खा सिंह ने जीता था। क्या जीता था? बोथ, दोनों। क्या दोनों? द 200 मीटर एंड 400 मीटर रेसेस, 200 मीटर की और 400 मीटर की दोनों रेस को जीता था इन्होंने एशियन गेम्स में। ठीक है, 1958 में। दैट ईयर, और उस वर्ष, उस साल, दैट ईयर ही ऑल्सो वन, उन्होंने और जीता था। और क्या जीता था? द गोल्ड मेडल इन द 440 यार्ड,
ये 440 यार्ड लगभग होता है 400 मीटर के ही बराबर होता है ना। तो ये भी 440 यार्ड की जो रेस थी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन वेल्स इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी जो है यूके है ना, ब्रिटेन भी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर एक कंट्री है वेल्स, यूके में आती है ये कंट्री वेल्स है ना। वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, हेल्ड का मतलब वही है, वहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो वहाँ पर भी 440 यार्ड की जो रेस थी वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, एशियन गेम में भी इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की रेस को जीता था। तो इतने अच्छे इन्होंने एक से एक चीज़ें जीती है। ठीक है, हिज लास्ट अपीयरेंस, उनका जो सबसे आखिरी बार उनका जो अपीयरेंस था, जो हमने उन्हें देखा था एट एन ओलंपिक इवेंट, किसी भी ओलंपिक इवेंट में वो क्या था, इन टोक्यो। टोक्यो में सबसे आखिरी बार वो दिखाई पड़ते हैं हमें ओलंपिक इवेंट में इन 1964 में, व्हेन ही रिप्रेजेंटेड इंडिया, जब उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज अ पार्ट ऑफ द 4x400 मीटर रिले टीम। एक रिले रेस होती बेटा है ना, उसमें टीम वर्क के साथ रनिंग करनी पड़ती है। वहाँ पर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक इवेंट में है ना, टोक्यो में 1964 में। वहीं हमने इनको आखिरी बार में देखा था रिले टीम में। ठीक है, इन 1959 और 1959 में मिल्खा सिंह वॉज अवॉर्डेड, मिल्खा सिंह को अवार्ड दिया गया द पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इंडिया का चौथा सबसे, सिविलियन ऑनर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर इंसान को सम्मानित किया जाता है किसी क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि के लिए है ना। तो इंडिया का पहला चौथा सबसे बड़ा ऊंचा पुरस्कार है फॉर हिज अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट के लिए इन्हें दिया गया था पद्मश्री। ठीक है, मिल्खा सिंह को। ठीक है, कब, 1959 में। तो ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं मिल्खा सिंह के बारे में है, उनके अचीवमेंट के बारे में। मिल्खा सिंह लाइफ, मिल्खा सिंह जी की जो लाइफ थी ना, जिंदगी, हैज़ बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सागा ऑफ स्ट्रगल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही ज़्यादा, सागा ऑफ स्ट्रगल का मतलब होता है अ टेल ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल, संघर्ष की गाथा। जो इनकी जिंदगी ना मिल्खा सिंह की, वो क्या रही है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरी हुई गाथा है वो है ना, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष से भरी हुई कहानी है उनकी लाइफ। ठीक है, सागा ऑफ स्ट्रगल, पैक्ड विद विक्ट्रीज, जो भरी हुई है किससे, विक्ट्रीज से, एंड सेटबैक से। विक्ट्री मतलब सफलताओं से, जीत से, और सेटबैक्स का मतलब होता है संघर्ष से, डिफिकल्टीज से भी भरी हुई है। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, उनने जो रोल प्ले किया है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो डिटर्मिनेशन है ना, मतलब दृढ़ता, डिसिप्लिन यानी उनका जो अनुशासन है, ऑनेस्टी उनकी जो ईमानदारी है, एंड सिंप्लिसिटी और जो एकदम सिंपल मिजाज है जो उनका, हैव सीन हिम थ्रू का मतलब है हेल्प्ड हिम ओवरकम डिफिकल्टीज और चैलेंजेस इन लाइफ। इन सब चीज़ों ने उनकी हेल्प की है ना। उनका जो हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उनकी जो पर्सनालिटी की जो स्ट्रेंथ है, वो जो कितने मजबूत इंसान थे, उनका जो डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी, इन सब ने क्या किया, हैव सीन हिम थ्रू मतलब उनकी मदद की। ठीक है, इन सारी डिफिकल्टीज का सामना करने में, एंड मेड हिम और बना दिया उन्हें, क्या बना दिया, अ मैन, एक ऐसा इंसान हु कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर पीपल, जो लगातार इंस्पायर कर रहा है लोगों को, अक्रॉस जनरेशंस मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, पीढ़ियों से लोगों को इंस्पायर करते जा रहे हैं। ऐसी पर्सनालिटी उन्हें बना देती उनकी ये क्वालिटीज़ है ना, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। रत्न सागर, जो रत्न सागर की तरफ से, इस बुक की तरफ से RS यहाँ लिखा हुआ है, एक सवाल उनसे पूछा जाता है। कौन पूछता है, उनका इंटरव्यू कौन ले रहा है बेटा, हाँ, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है मिस गोल्डी मल्होत्रा द्वारा है ना, इस बुक में प्रिंट छापने के लिए है ना। तो उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, वी अंडरस्टैंड मतलब हम समझते हैं, दैट कि यू केम आप आते हो, कहाँ, आप आए हो, कहाँ से आए हो, टू इंडिया आए हो, फ्रॉम पाकिस्तान। हम जानते हैं, वी अंडरस्टैंड हम जानते हैं कि आप कहाँ से आए हो, इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आए हो।
आफ्टर द पार्टीशन, बंटवारे के बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, उसी दौरान बंटवारे के बाद ही ये पाकिस्तान से इंडिया आए हैं मिल्खा सिंह जी, ये बात हम समझते हैं। कुड यू शेयर सम ऑफ योर मेमोरीज, क्या आप आपकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या हमारे साथ बांट सकते हैं, ऑफ दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के उस पड़ाव की जो यादें थी, जो आपको याद आ रहा है, मेमोरीज, क्या उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्या, उस पल, है ना, उस समय क्या हुआ आपके साथ, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहला सवाल उनसे पूछा जाता है रत्न सागर की तरफ से, है ना, गोल्डी मल्होत्रा की तरफ से। तो मिल्खा सिंह जी क्या कहते हैं, आई वॉज 17 ईयर ओल्ड, मैं 17 साल का था, व्हेन आई केम टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली आया, ऑल बाय माई सेल्फ, ऑल बाय माई सेल्फ का मतलब होता है अपने बलबूते पर, है ना, किसी के हेल्प के बिना अपने बलबूते पर स्वयं ही 17 साल का था जब मैं दिल्ली आया। आई हैड लॉस्ट सेवरल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मैंने खो दिया था सेवरल मेंबर्स, कई सारे जो मेंबर थे ना, जो लोग थे मेरे परिवार के, उन्हें मैंने खो दिया था, टू द वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा में, है ना, ड्यूरिंग द पार्टीशन, जब बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उस दौरान जो वायलेंस हुआ, जो मारकाट हुई, जो हिंसा हुई, है ना, उसमें मैंने काफ़ी सारे अपने फैमिली मेंबर को खो दिया था। आई सेट, और मैं बैठा हुआ था, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था दिल्ली में, फॉर डेज मतलब दिनों तक, कई दिनों तक, पेनीलेस मतलब बिना पैसों के, कोई पैसा नहीं था मेरे पास, एंड मिजरेबल, और बड़ी बुरी अवस्था में, है ना। दो, हालांकि आई वेंट ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूसली, आई वेप्ट लिखा है, हाँ, दो हालांकि आई वेप्ट, मैं रोता रहा, ऑलमोस्ट लगभग कॉन्टिन्यूसली, लगभग लगातार ही मैं रोता रहा, उसके बावजूद भी आई वॉज ऑल्सो अवेयर, लेकिन मैं तब भी क्या था, अवेयर था, जागरूक था, किस बात को लेकर, ऑफ द नीड, जरूरत, किस चीज की जरूरत, ऑफ टू अर्न माई लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, समझो, जीवन, है ना, अपने जीवन के लिए जो मुझे अर्न करना है, अपनी जीविका चलाने के लिए, उस बात की जरूरत के बारे में भी मैं थोड़ा सा जागरूक था, हालांकि मैं रो रहा था, ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, लगातार, आई वॉज ऑल्सो अवेयर, मुझे इस बात का भी भान था, ज्ञान था कि भैया मुझे जरूरत है किसकी, अर्न करने की, कमाना पड़ेगा ना अपनी जीविका चलाने के लिए, इस बात का भी मुझे ध्यान था। अ फ्यू अदर रेफ्यूजीज, अ फ्यू मतलब कुछ दूसरे, रेफ्यूजीज का मतलब क्या है, रेफ्यूजीज का मतलब है वो लोग जो किसी छत की तलाश कर रहे हैं, है ना, किसी कहीं रहने की जगह उन्हें मिल जाए, है ना, पाकिस्तान से जो भी इंडिया आए थे वो रहने की जगह की तो तलाश कर रहे थे, उन्हीं को बोलते हैं रेफ्यूजी। तो अ फ्यू अदर रेफ्यूजीज एंड आई, मेरे साथ जो दूसरे लोग थे जो अपना घर रहने खाने की व्यवस्था कर रहे थे वो और मैं, है ना, अप्रोच्ड, हम गए, पीपल, लोगों के पास गए, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, अप्रोच्ड पीपल, हम लोगों के पास गए, फॉर जॉब्स के लिए। नो वन वुड हायर अस, लेकिन कोई भी हमें हायर नहीं किया, हमें किसी, नो वन वुड हायर अस, एज दे डिड नॉट नो आवर बैकग्राउंड्स, तो किसी ने भी हमें हायर नहीं करते थे, कोई भी हमें हायर नहीं करते थे, है ना, जब भी हम लोगों के पास जाते थे तो, है ना, एज, क्योंकि दे डिड नॉट नो, क्योंकि वो जानते नहीं थे ना, आर बैकग्राउंड्स, हमारे बैकग्राउंड के बारे में, हम कहाँ से आए हैं, क्या है, हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं हुआ करता था, है ना, ठीक है। आफ्टर लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, आफ्टर यानी के बाद, है ना, किसके बाद, आफ्टर लुकिंग फॉर अ जॉब, एक जॉब को तलाश करने के बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक जॉब की तलाश करने के बाद, आई लैंडेड मतलब आई ऑब्टेन्ड, आई गॉट, मुझे मिल गई, है ना, आई सिक्योर्ड वन, एक, मुझे एक मिल गई, एक जॉब मिल गई, एट अ शॉप, एक दुकान पर, दैट सोल्ड टायर्स, जो टायर बेचा करती थी, एक दुकान है जहाँ पर टायर बेचे जाते थे, उस दुकान में मुझे फाइनली जॉब मिल गई। कई सारी जॉब की तलाश कई दिनों तक मैं करता रहा, उसके बाद दी ओनर, और उस दुकान का जो मालिक था, ओनर था, अग्रीड, वो सहमत हो गया, तैयार हो गया, टू पे करने के लिए, मुझे देने के लिए, मुझे पे करने के लिए, क्या, 10 पर मंथ, 10 रुपए पर मंथ वो मुझे पे करेगा, मुझे देगा, इस बात के लिए वो सहमत हो गया, अग्री हो गया। मेरी तनख्वाह क्या थी, 10 रुपए पर मंथ, है ना, उस शॉप पर। दिस सॉ मी थ्रू, है, सी मी थ्रू की पास्ट फॉर्म है सॉ मी थ्रू, मतलब इस चीज ने क्या किया, मेरा हेल्प किया, टिल आई जॉइंट द इंडियन
आर्मी इन 1951। जब तक कि मैंने 1951 में इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर लिया, तब तक ये जो जॉब थी मेरी, उसी ने मेरा ध्यान रखा, उसी ने मेरी हेल्प की, मेरा गुजर बसर किया इस जॉब ने। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। फिर अब रत्न सागर की तरफ से दूसरा सवाल आ रहा है, हाउ डिड योर जर्नी इन एथलेटिक्स बिगिन? इस एथलेटिक्स के क्षेत्र में, रनिंग के क्षेत्र में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? हु डू यू कंसिडर योर मेंटर? आप किसे अपना मेंटर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, जिसने आपको सिखाया है ना? ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो मिल्खा सिंह जी क्या कहते हैं, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एथलेटिक्स बिफोर आई ज्वाइंड द इंडियन आर्मी। मैं अवेयर नहीं था, मैं जागरूक नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी एथलेटिक्स की, है ना? बिफोर यानी पहले, किससे पहले? बिफोर आई ज्वाइंड, जब मैंने ज्वाइन किया ना इंडियन आर्मी, उससे पहले मुझे एथलेटिक्स की कोई जानकारी नहीं थी, मैं बिल्कुल अवेयर नहीं था इसके बारे में, है ना, रनिंग के बारे में। However, हालांकि 15 days आफ्टर आई एनरोल्ड, 15 दिन के बाद जब मैंने एनरोल्ड किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी, उसके 15 दिन बाद, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान? रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब होता है अटेंडेंस। जब अटेंडेंस हो रही थी ना हमारी, जो भी इंडियन आर्मी में जो ज्वाइन किए थे जो सोल्जर्स, उनकी जब अटेंडेंस हो रही थी एट नाइट, रात के टाइम, उस दौरान वी वर इन्फॉर्म्ड, हमें इन्फॉर्म किया गया दैट की 10 किलोमीटर्स, एक 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस। क्रॉस कंट्री रेस का मतलब होता है जो जंगलों पहाड़ों से होते हुए जो लंबी सी रेस नहीं की जाती क्या, है ना, दौड़ आयोजित की जाती, उसको बोला जाता है क्रॉस कंट्री रेस। वुड बी हेल्ड, वो आयोजित की जाएगी। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली द फॉलोइंग डे, मतलब अगले दिन। समझो बात को, है ना? क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब मैंने एनरोल कर लिया, जब मैंने ज्वाइन कर लिया इंडियन आर्मी, उसके 15 दिन बाद ड्यूरिंग रोल कॉल, मतलब अटेंडेंस के टाइम रात में को हमें इन्फॉर्म किया गया, हम पूरे सोल्जर्स को, दैट की एक 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस वुड बी हेल्ड, वो आयोजित की जाएगी द फॉलोइंग डे, मतलब अगले दिन। अराउंड 300 जवान्स, लगभग 300 जवान जो थे, सोल्जर थे, वुड पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड और 10 ऑफ देम, और उनमें से 10 वर टू बी सिलेक्टेड, उन्हें सिलेक्ट किया जाना था। एंड ट्रेंड, और ट्रेन किया जाना था टू कम्पीट फर्दर, आगे कंपटीशन करने के लिए, कंपीट करने के लिए, प्रतियोगिता करने के लिए। ठीक है ना, ऐसा वहां पर था। आई फाउंड माई सेल्फ एट एन एडवांटेज, मैंने खुद को थोड़ा सा एडवांटेज में पाया, मैं थोड़ा सा बेहतर था, मुझे एडवांटेज में क्या, मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिला इस चीज़ का। कंपेयर्ड टू दी अदर जवान, जो दूसरे जवान थे उनकी तुलना में मैं थोड़ा सा फ़ायदे में था इस बात को लेकर के कि भैया रेस हो रही है। क्यों? क्योंकि आई यूज्ड टू रन टू माई स्कूल एज अ चाइल्ड, क्योंकि मैं दौड़ा करता था। आई यूज्ड टू रन मतलब मैं दौड़ा करता था टू माई स्कूल, अपने स्कूल के लिए, एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं दौड़ दौड़ के अपने स्कूल जाया करता था। सॉरी, द स्कूल वॉज 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम, जो स्कूल था वो घर से 10 किलोमीटर दूर था, है ना। वी लिव्ड इन अ सैंडी एरिया, और हम रेतीले एरिया में रहते थे, रेत थी आसपास। एंड ड्यूरिंग समर्स, और गर्मी के दौरान, गर्मी के दिनों में क्या होता था, द सैंड वुड सिजल, मतलब बर्न, जो सैंड थी वो क्या कर देती थी, सिजल मतलब जला दिया करती थी, इन द हीट ऑफ द सन। सिजल का मतलब बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती थी, गर्म हो जाती थी, है ना। जो समर के दिन में क्या होता था, हम सैंडी एरिया में रहते थे, रेतीले एरिया में, और गर्मी के दिनों में जो सैंड थी ना, वुड सिजल, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाया करती थी, इन द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी में। ठीक है। आई वुड रन टू स्कूल, मैं दौड़ के जाता था स्कूल, बेयर फुट, नंगे पैर, मतलब मेरे पास जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, विद माई मैथ्स, इंग्लिश एंड उर्दू बुक्स ऑन माई हेड, अपनी मैथ्स की, इंग्लिश की और उर्दू की बुक को अपने हेड के ऊपर रख के, सिर के ऊपर रख के मैं दौड़ के स्कूल जाया करता था। ठीक है। द सैंड, वो जो गरम गरम सैंड थी ना, वुड बर्न माई फीट, वो मेरे पैरों को जला दिया करती थी, है ना। सो इसीलिए आई वॉज फोर्स्ड, मैं बड़ा फोर्स था, मतलब बाधित हो जाता था, टू रन फास्टर, मैं मजबूर हो जाता था तेज दौड़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं धीरे दौड़ूंगा तो रेत क्या करेगी, मेरे पैरों को जला देगी, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म रेत हुआ करती थी, इसलिए मैं तेज दौड़ता था। देखो इस टाइप से रेतीले एरिया था, और यहाँ कहीं कहीं देखो आपको थोड़ी थोड़ी घास भी दिख रही, कुछ कुछ पैचेस है, ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर घास है ना। ओके।
आई वुड पॉज, मैं रुक जाया करता था, टू कूल माई फीट, अपने पैरों को ठंडा करने के लिए, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। कहाँ पर? ऑन पैचेस, पैचेस का मतलब होता है हिस्सों पर, ऑन पैचेस ऑफ ग्रास, जो घास वाले पैच थे, घास वाले जो हिस्से थे वहां पर मैं रुक जाता था, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए अपने पैरों को ठंडा करने के लिए, एंड और देन और तब कंटिन्यू रनिंग, और उसके बाद कंटिन्यू रनिंग करता था, है ना, बीच बीच में रुक जाता था पैरों को ठंडा करने के लिए। बीइंग यूज्ड टू रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एट अ फास्ट पेस, बीइंग मतलब होने की वजह से, यूज्ड मतलब आदि, किस चीज का? टू रनिंग दौड़ने का, दौड़ने का आदि होने की वजह से, लॉन्ग लंबी लंबी दूरियां को, एट अ फास्ट पेस तेज स्पीड में लंबी लंबी दूरियों को दौड़ने का आदि होने की वजह से, आई वन मैं जीत गया। क्या? द क्रॉस कंट्री रेस, इस 10 किलोमीटर की जो क्रॉस कंट्री रेस थी उसको मैं जीत गया, विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी ज्यादा मेहनत के, प्रयास के, है ना, इजिली जीत गया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी इन एथलेटिक्स, ये शुरुआत थी मेरी जर्नी की, मेरी यात्रा की एथलेटिक्स के क्षेत्र में, रनिंग के क्षेत्र में मेरी जो यात्रा शुरू हुई उसकी यहां से शुरुआत होती है ना। द आर्मी प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट हेल्प, जो आर्मी थी वो क्या साबित हुई? टू बी क्या? अ ग्रेट हेल्प, एक बहुत बड़ी हेल्प साबित हुई मेरे लिए, बहुत बड़ी मदद साबित हुई आर्मी, है ना। इट ऑफर्ड मी द राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इस आर्मी ने, आर्मी की वजह से मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, मेरे करियर की शुरुआत में ही मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आर्मी ने, ठीक है ना। इट प्रोवाइडेड मी विद अपॉर्चुनिटीज, आर्मी में ने मुझे क्या किया? कई अपॉर्चुनिटीज, कई मौके प्रोवाइड किए, मौके दिए, टू ट्रेन एंड प्रैक्टिस, ट्रेन करने के लिए अपने आप को, है ना, ट्रेनिंग करने के लिए, एंड प्रैक्टिस अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस, और एक अच्छे प्रॉपर गाइडेंस में मैं प्रैक्टिस कर सकूं, है ना, ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटीज दी और मुझे ट्रेन होने के लिए भी मौके दिए, ठीक है। आई कंसिडर द इंडियन आर्मी, मैं मानता हूं कि जो इंडियन आर्मी है ना, माई मेंटर, अपना मेंटर मानता हूं मैं, जो इंडियन आर्मी है उसको क्या मानता हूं? अपना मेंटर, अपना गुरु मानता हूं, है ना। इन पर्टिकुलर, और पर्टिकुलरली अगर मैं इंडियन आर्मी में किसी खास चीज की बात करूं जिसने मेरा बहुत साथ दिया, आई ओ अ लार्ज पार्ट ऑफ माई सक्सेस टू हवलदार गुरदेव सिंह हु कोच्ड मी। आई ओ का मतलब होता है श्रेय देना, मैं श्रेय देता हूं किसको? अ लार्ज पार्ट ऑफ माई सक्सेस, मेरी सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा का जो श्रेय जो है मैं किसको देता हूं? टू हवलदार गुरदेव सिंह को, जिन्होंने मुझे कोच किया, मुझे ट्रेन किया, मुझे सिखाया, ठीक है, कोचिंग दी, ठीक है, उन्हें श्रेय देता हूं मैं इसका। अब और एक सवाल पूछा जा रहा है रत्न सागर की तरफ से, टुडे, आज, मैनी चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कई सारे जो बच्चे हैं ना, वांट टू मेक अ करियर, वो करियर बनाना चाहते हैं इन स्पोर्ट्स की फील्ड में, खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे देश के। हावेवर, हालांकि देयर पेरेंट्स इंसिस्ट, लेकिन उनके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, वो इंसिस्ट करते हैं, है ना, मतलब वो फोर्स करते हैं कि दे मेक एजुकेशन देयर प्रायोरिटी, कि उन्हें एजुकेशन को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए, मेन लक्ष्य बनाना चाहिए। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, इसके बारे में आप क्या फील करते हैं? तो यहाँ पर जो मिल्खा सिंह जी वो कहते हैं, पेरेंट्स आर कंसर्न्ड, पेरेंट्स हैं, क्या है? कंसर्न्ड है, चिंतित है, अबाउट देयर चिल्ड्रंस जॉब प्रोस्पेक्ट, अपने बच्चों के जॉब के प्रोस्पेक्ट को लेकर, जॉब की समस्याओं को लेकर के चिंतित है उनके बच्चे, यानी पेरेंट्स लोग। सो इसीलिए दे डिस्करेज देम, इसलिए वो डिस्करेज करते हैं, मतलब डिमोटिवेट करते हैं उन्हें, अपने बच्चों को एंकरेज नहीं करते हैं, फ्रॉम स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्पोर्ट्स पर स्पेंड करना मतलब खर्च करना, बहुत ज़्यादा समय खर्च करने के प्रति उन्हें डिस्करेज करते, उन्हें बोलते भैया स्पोर्ट्स पर इतना ज़्यादा समय खर्च मत करो, क्योंकि इससे कोई जॉब वॉब तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो जॉब को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते हैं पेरेंट्स, इसलिए फोर्स करते हैं, उन्हें डिस्करेज करते हैं कि इतना ज़्यादा समय आप टाइम स्पोर्ट्स पर मत दो, है ना। आई अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, यहाँ पर मिल्खा सिंह कहते हैं मैं समझता हूँ उनके कंसर्न को, उनकी चिंताओं को मैं जानता हूँ, समझता हूँ। दैट इज वाई, इसीलिए आई फील, मैं ये फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, दैट कि द गवर्नमेंट
कैन हेल्प सच चिल्ड्रन, कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो हेल्प कर सकती है ऐसे बच्चों की, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड अ जॉब, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये प्रोवाइड कर सकती, दे सकती, क्या जॉब दे सकती है। टू अ स्पोर्ट पर्सन, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी लोग हैं, खेल वाले जो खेलना पसंद करते हैं, उन लोग को जॉब प्रोवाइड कर सकती है बेस्ड ऑन, के आधार पर, किसके आधार पर, देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट इन द स्पोर्ट, स्पोर्ट में उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है, उसके लेवल के हिसाब से ही, है ना, उस स्तर के हिसाब से उन्हें जॉब प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, है ना। अ स्पोर्ट्स पर्सन प्लेइंग एट द नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पर खेल रहा है, राष्ट्रीय लेवल पर खेल रहा है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, कैन बी ऑफर्ड, उसे ऑफर की जा सकती है अ सर्टन, मतलब फिक्स्ड पोस्ट, कोई फिक्स पोस्ट उसे हम दे सकते हैं, एंड वन, और वो जो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, और पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है एट इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, देश से बाहर दूसरे देशों में जाकर करके हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर कोई, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कैन बी, उसे गिवन, उसे भी दी जा सकती है अ कंपैरेटिवली सीनियर पोस्ट, उसे तुलनात्मक रूप से थोड़ी बड़ी पोस्ट उसे दे सकते, सीनियर पोस्ट दे सकते हैं, है ना। जो नेशनल लेवल पर दे रहा है उसे कोई फिक्स एक पोस्ट दे दो, और जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको थोड़ी सी सीनियर पोस्ट दे दो। दिस वे, इस तरीके से, एन अकम्प्लिश्ड, मतलब एक स्किलफुल, है ना, एक होनहार स्पोर्ट पर्सन वुड हैव, उसे मिल सकती है, एक होनहार स्पोर्ट्स पर्सन पा सकता है अ वेल पेइंग जॉब एज वेल, एक अच्छी खासी तनख्वाह वाली जॉब वो पा सकता है, एज वेल मतलब भी, वो एक अच्छी तनख्वाह वाली जॉब भी पा सकता है खेल के साथ साथ, है ना। ऐसा करके यहाँ पर मिल्खा सिंह जी कह रहे हैं। और एक सवाल उनसे पूछा जा रहा है, कुड यू टेल, रत्न सागर की तरफ से, कुड यू टेल अस अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स इन योर करियर, है ना, क्या आपके करियर के, आपने जो इतने सफलता हासिल की है लाइफ में अपने करियर में, तो उसके कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं क्या, क्या है वो, है ना, मोमेंट्स। तो मिल्खा सिंह जी क्या कहते हैं, सम एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ हैव लेफ्ट मी इमोशनली ओवरवेल्म्ड, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, कैसे अनुभव हैं मेरी जिंदगी के, उन्होंने क्या कर दिया, हैव लेफ्ट मी इमोशनली ओवरवेल्म्ड, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से बिल्कुल भर दिया है। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है इमोशनली बिल्कुल फिल कर दिया, इमोशन से फिल कर दिया है ना। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है रहे हैं, अनुभव रहे हैं मेरी ज़िंदगी के, ठीक है। जैसे कि आई हैव आइदर वेप्ट, उन इमोशनल वो जो मोमेंट थे बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए, तो उसमें क्या बता रहे हैं, आई हैव आइदर वेप्ट, या तो मैं बहुत ज़्यादा रोया हूँ, इन पेन, दर्द में, और या तो क्राइड फॉर जॉय, और खुशी से चीखा हूँ। इतना ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन आया है मेरे लाइफ में कि या तो मैं रोया हूँ दर्द की वजह से, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं खुशी की वजह से चीखा भी हूँ, चिल्लाया भी हूँ। द फर्स्ट टाइम, जो सबसे पहली बार आई क्राइड, मैं रोया था बिटरली, मतलब बहुत बुरी तरह से, वो था व्हेन आई केम टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली आया था फ्रॉम पाकिस्तान से, एंड सेट ऑल अलोन, और बैठा था बिल्कुल अकेला एट द रेलवे स्टेशन में। वो मुझे याद आ रहा है, वो समय मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा था, है ना। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, है ना, वेयर लाइफ वुड टेक मी, कि मेरी जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, इस बात का मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। आई वॉज स्केयर्ड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। द सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम जो था, ये तो पहली बात हो गई, द सेकेंड टाइम आई ब्रोक डाउन, और दूसरी बार जब मैं पूरी तरह से बिखर गया था, वो था व्हेन आई मिस्ड, जब मैंने मिस किया था द गोल्ड मेडल, जब मैंने गोल्ड मेडल लेने से मिस हो गया, चूक गया था एट द रोम ओलंपिक गेम्स इन 1960 में जो रोम में ओलंपिक गेम हुए थे, वहाँ पर मिल्खा सिंह जी की 4th रैंक लगी थी, तो कोई मेडल उन्हें मिल नहीं पाया था। तो कोशिश कर रहे थे गोल्ड मेडल मुझे मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिला था। तब ये क्या हुए थे, बिल्कुल ब्रोक डाउन हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, ठीक है, टूट गए थे बिल्कुल। आई ऑल्सो क्राइड, मैं रोया था, और कहाँ पर रोया था मैं, जब मैंने देखा द बायोपिक भाग मिल्खा भाग, जब मैंने अपनी बायोपिक देखी, मतलब मेरे ऊपर जो मूवी बनी ना भाग मिल्खा भाग, जो वो मैंने देखा ना, तब भी मैं आई ऑल्सो क्राइड, तब भी मैं रोया था, थोड़ा सा चीखा था इमोशंस की वजह से, है ना,
बहुत ज़्यादा मुझे पूरी लाइफ याद आ गई थी, ऐसा वो बोल रहे हैं। द डायरेक्टर एंड द एक्टर, जो डायरेक्टर है और जो एक्टर है, हैव डेपिक्टेड, उन्होंने डेपिक्ट किया, डिस्क्राइब किया है, दिखाया है माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को सो एक्यूरेटली, इतना एक्यूरेटली दिखाया, इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया है इन द फिल्म में, दैट कि इट रिमाइंडेड मी, कि उसने याद दिला दिया मुझे ऑफ, कि किसके बारे में, क्या याद दिला दिया, ऑफ द स्ट्रगल, वो पूरा संघर्ष, एंड हार्डशिप्स, और जो मुश्किलें, दैट आई हैव गॉन थ्रू, जिससे मैं होकर के गुजरा था, ओवर द ईयर्स, मतलब साल दर साल, है ना, इतने सालों में मैं जितने हार्डशिप और जितने स्ट्रगल्स को मैंने लाइफ में देखा है, जिससे होकर के गुजरा है, वो सब मुझे इस मूवी ने याद दिला दी। उस मूवी को देखकर भी मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और आगे बता रहे हैं, वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट मेमोरीज इज, और सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मेमोरी, जो जब सबसे ज़्यादा खुश जब मैं हुआ था, वो क्या है, इज ऑफ द डे, वो उस दिन की है, आई वन, जब मैं जीता था द गोल्ड मेडल, जब मैंने गोल्ड मेडल जीता था ना, फॉर द 400 मीटर रेस, 400 मीटर की रेस में, एट द कॉमनवेल्थ गेम्स में, इन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की रेस में जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तब ये बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। टीयर्स ऑफ जॉय, आगे बता रहे हैं, जो टीयर्स है, जो आंसू है ना, आंसू, ऑफ मतलब के, जॉय यानी खुशी के जो आंसू थे ना, रोल्ड डाउन माई चीक्स, मेरे चीक से, मेरे गालों से नीचे लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ रहे थे, ऑलमोस्ट इनवॉलंटरीली, मतलब सडनली, अचानक सडनली वो आंसू मेरे आंखों से निकल के आ रहे थे। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा, द ट्राई कलर, मतलब तिरंगे को, गो अप, ऊपर जाते हुए, एंड हर्ड, और सुना क्या, द बैंड, उस बैंड को, मतलब संगीतकार का जो ग्रुप होता है ना, जो म्यूजिशियंस का, उसको बोलते हैं बैंड, उस बैंड को मैंने सुना प्ले, बजाते हुए, प्ले करते हुए, द इंडियन नेशनल एंथम, जो इंडियन नेशनल एंथम को प्ले करते हुए जब मैंने सुना, अपने तिरंगे के ऊपर जाते हुए जब मैंने देखा, तो मैं क्या था, सडनली मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए। एज थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स स्टूड अप इन रिस्पेक्ट, और जब हजारों दर्शक लोग खड़े हुए सम्मान में, तिरंगे के, है ना, नेशनल एंथम के सम्मान में, तब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। अनदर मोमेंट, और दूसरा एक पल था, व्हेन आई कुडंट कंटेन माई टीयर्स, जब मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था, कंटेन नहीं कर पाया था, वो क्या था, वैन, जब पाकिस्तान जनरल, जो पाकिस्तान के जो जनरल है अयूब खान, उन्होंने क्या किया, बेस्टोर्ड द टाइटल, उन्होंने मुझे उपाधि दी, मुझे नाम दिया, बेस्टोर्ड मतलब दिया, मुझे टाइटल दिया, मुझे नाम दिया, क्या नाम दिया, द फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया मुझे। तब भी मैं बहुत ज्यादा, मेरे टीयर्स को मैं रोक नहीं पाया था। ऑन मी, मेरे ऊपर उन्होंने, ऑन मी का मतलब है मुझे उन्होंने द फ्लाइंग सिख की उपाधि दे दी, मुझे नाम दिया। आफ्टर माई परफॉर्मेंस एट द एशियन गेम्स, इन एशियन गेम्स में जो मेरा परफॉर्मेंस था ना, उसको देख करके जो पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान, उन्होंने मुझे क्या टाइटल दिया था, द फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया था, ठीक है। रत्न सागर की तरफ से एक और सवाल पूछा जा रहा है, अ स्पोर्ट पर्सन्स करियर हैज इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस, जो स्पोर्ट पर्सन का जो करियर होता है ना, जो दौर होता है उसका जिंदगी का, हैज इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस, मतलब वो कई सारे संघर्षों से बना हुआ होता है, उसमें कई सारे संघर्ष होते हैं, ठीक है। व्हाट केप्ट, किस चीज ने केप्ट मतलब रखा, यू, व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू द चैलेंजिंग फेजेस ऑफ योर करियर, किस चीज ने तुम्हें केप्ट यू गोइंग थ्रू, मतलब आगे बढ़ते रहने दिया, द चैलेंजिंग फेजेस, इन मुश्किल भरी फेजेस में, दौर में भी आपको किस चीज ने आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते गया आपके करियर में, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको प्रेरणा दी कि भैया इतने चैलेंजेस है, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते चले गए। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे मिल्खा सिंह जी, देयर वर मैनी ओकेजन्स, ऐसे कई मौके थे, ऐसे कई ओकेजन थे, ऐसे अवसर थे, व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ, जब मैंने कह दिया था खुद से, दैट कि आई कुड नॉट डू दिस एनी मोर, कि अब मैं इससे और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई कुड नॉट डू दिस, कि मैं ये नहीं कर सकता, एनी मोर मतलब और आगे, ये जो रनिंग का काम है एथलेटिक्स का, इसको मैं आगे नहीं कर सकता। ऐसे कई ओकेजन थे जब मुझे ऐसा लगा था। आई वॉन्टेड टू गिव अप रनिंग, मैं गिव अप करना चाहता था, छोड़ना चाहता था, त्यागना चाहता था इस रनिंग को, है ना। द ट्रेनिंग वॉज सो रिगोरस, वो जो ट्रेनिंग थी वो इतनी ज़्यादा रिगोरस थी, हार्ड थी, एंड डिमांडिंग, और इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग थी, डिमांडिंग मीन्स चैलेंजिंग, दैट की एट टाइम्स का मतलब होता है कई बार तो आई वुड वॉमिट, कि मैं उल्टी कर देता था, हाँ, और
हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, और मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता था, एंड एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन, और मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता था, मुझे ऑक्सीजन लगाई जाती थी, है ना। इतनी ज़्यादा मेरी हालत बुरी हो जाती थी प्रैक्टिस के दौरान। व्हाट केप्ट मी, जिस चीज़ ने, व्हाट मतलब जो, जिसने केप्ट मी गोइंग थ्रू, जिसने मुझे आगे बढ़ते रहने का हौसला दिया, दोज हार्ड टाइम्स, उस कड़े समय में, उस मुश्किल दौर में, वो थे, वो क्या थे, वो चीज़ क्या थी, डिसिप्लिन, अनुशासन, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, एंड विल पावर, और मेरी इच्छा शक्ति। यही वो चीजें थी जिसने मुझे व्हाट केप्ट मी गोइंग थ्रू, है ना, जिसने मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। आई वुड फॉल टू द ग्राउंड, मैं गिर जाया करता था मैदान में, इन एग्जॉशन, इन एग्जॉशन का मतलब होता है इन फटीग, बहुत ज्यादा थकान की वजह से। बट लेकिन माई कोच वुड से, लेकिन मेरे कोच कहते थे, वन मोर लैप मिल्खा, मतलब एक और राउंड मिल्खा, एक और राउंड दौड़ो मिल्खा। आई वुड पुल माई सेल्फ अप, और मैं अपने आप को जबरदस्ती ऊपर खींचता था, खड़ा होता था, एंड रन अगेन, और फिर से दौड़ता था। वन मोर लैप का मतलब होता है एक और राउंड लगाओ मिल्खा, और ना ऐसा करके। प्रत्न सागर क्या पूछ रहे हैं अगला सवाल, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल, आप कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। What is the motto? क्या मोटो है, क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, that you would like people to adopt, कि वो लोग भी धारण करें, अपनाएं, ऐसा कोई प्रिंसिपल, ऐसा कोई जिंदगी का सिद्धांत आप बता दीजिए, ठीक है, जिसे लोग आजमाएं, अपनाएं, अपने जिंदगी में उतारें। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं मिल्खा सिंह जी, द मोटो मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल आई हैव लिव्ड बाय, जिसके सहारे मैंने जिया है, अपनी जिंदगी को जिया है, जिस प्रिंसिपल के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, एंड वुड लाइक, और मैं चाहूंगा अदर्स, कि दूसरों से भी मैं चाहूंगा, टू अडॉप्ट, कि उसे वो अडॉप्ट करे, इज, वो है, वो क्या है, उसे अपनाए, वो क्या है, इज सिंपल, वो बिल्कुल सिंपल है, क्या है वो, रिमेंबर दैट, याद रखो कि You can achieve anything in your area of work, आप अपने एरिया ऑफ वर्क का मतलब है अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, है ना। इफ यू रिमेन डिसिप्लिन्ड, अगर आप क्या रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासनित रहते हैं, अनुशासन से भरे हुए रहते हैं, तो वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, और एक मजबूत इरादा रखो, इच्छा शक्ति रखो, स्ट्रॉन्ग विल रखो, टू अचीव योर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना, और आपको हमेशा अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन रहना है। फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, है ना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक लोग हैं, फाइटर्स लोग हैं, लाइक जैसे कि भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, एंड लाला लाजपत राय, है ना, फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, उन्होंने लड़ाई की इंडिया की आज़ादी के लिए, इंडियाज फ्रीडम, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई की, है ना। दे वर पीपल विद डिसिप्लिन, वे लोग थे, कैसे लोग थे, विद डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन से भरे हुए लोग थे, अनुशासन से भरे हुए लोग थे, एंड इमेंस विल पावर, उनमें बहुत ज्यादा विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी, ठीक है, ऐसे लोग थे वो। देयर हार्ड वर्क, उनकी जो कड़ी मेहनत थी, एंड डिटर्मिनेशन, उनकी जो दृढ़ता थी, डिटर्मिनेशन, अर्नड इंडिया इट्स फ्रीडम, उसने अर्न मतलब दिलाया भारत को क्या, इट्स फ्रीडम, उसकी आज़ादी दिलाई, भारत को उसकी आज़ादी दिलाई, इनके हार्ड वर्क ने और डिटर्मिनेशन ने। सिमिलरली उसी प्रकार द सोल्जर्स, वो जो सोल्जर है ना, हु गार्ड इंडियाज बॉर्डर्स, जो इंडिया के बॉर्डर को, बाउंड्री को गार्ड करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं ना, टुडे आज, आर डिसिप्लिन्ड, वो भी डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन से भरे हुए हैं, एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, और इच्छा शक्ति से भरे हुए हैं, उनकी भी इच्छा शक्ति दृढ़ है ना। ऑफन, अक्सर, दे हैव टू वर्क, अक्सर उन्हें काम करना पड़ता है, अंडर वेरी डिमांडिंग सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मतलब चैलेंजिंग, डिफिकल्ट सिचुएशन में, परिस्थितियों में भी उन्हें काम करना पड़ता है, ऐसा वो बता रहे हैं, ठीक है। आई रिस्पेक्ट देयर करेज, मैं इज्जत करता हूँ उनकी हिम्मत की, रिस्पेक्ट करता हूँ उनके हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस, और इस सर्विस के, इस सेवा को, इस काम को करने के अंदर जो उनके अंदर स्पिरिट है एक, है ना, उसकी मैं क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। बिसाइड्स देम, और इनके अलावा आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्ट पर्सन, इन आर्मी ऑफिसर के अलावा मैं स्पोर्ट्स पर्सन की भी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सोल्जर्स एंड स्पोर्ट पर्सन, जो सैनिक है, जो हमारे खिलाड़ी लोग हैं, गिव एवरीथिंग,
उन्होंने दिया सारी चीजें, दे हैव टू मेक देयर कंट्री प्राउड। उन्होंने दिया वो सारी चीजें, दे हैव टू मेक देयर कंट्री प्राउड, जिससे वो इस कंट्री को प्राउड फील करा सके, गौरवान्वित फील करा सके, है ना। एक और सवाल है आखिरी, क्या पूछा जा रहा है, डू यू विश टू टेल एनीथिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री। क्या आपकी इच्छा है, आप कुछ इच्छा करते हैं कि आप बताएं कुछ भी, जो बच्चे हमारे देश के, है ना, जो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश के, भारत के, क्या उन्हें आप कुछ बताना चाहेंगे, बताने की इच्छा करेंगे। तो यहाँ मिल्खा सिंह क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू टेल देम, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ बच्चों को हमारे देश के, दैट की द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, ये जो भारत का, इस कंट्री का जो फ्यूचर है, भविष्य है ना, रेस्ट्स ऑन देयर शोल्डर, वो उनके कंधों पर टिका हुआ है ना, रेस्ट करता है, मतलब उनके कंधों पर भारत का, इस देश का जो भविष्य है वो टिका हुआ है। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी जिम्मेदारी है, टू डू देयर बेस्ट इन देयर फील्ड ऑफ वर्क, कि वो क्या करे, बेस्ट करे अपने कार्य क्षेत्र, अपने फील्ड ऑफ वर्क में, एंड कैरी ऑन, और जारी रखे, द रिच लेगेसी, इस परंपरा को, है ना, लेफ्ट बाय देयर एंसेस्टर्स, जो उनके एंसेस्टर के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो परंपरा चलाई गई है, उसे वो क्या करे, कैरी ऑन रखे, मतलब उसे जारी रखे, उस परंपरा को टूटने ना दे, अपने देश को हमेशा प्राउड फील कराते रहे। ठीक है, तो कैसा लगा चैप्टर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।